Hello everyone. Today we have Lipsa Mandal with us. She is currently pursuing MCA from JNU, and today we will talk a little bit about her experience while pursuing MCA from JNU, and we will also talk a little bit about her preparation, which helped her to secure a M- seat in MCA in JNU. So, hi Lipsa. Let's start with the introduction. Hello Akhand and hello everyone. My name is Lipsa Mandal. I am from Keonjhar, Odisha, and now I am pursuing Master in Computer Application in JNU. I have done my graduation in Computer Science Honors from Utkal University, Odisha. ओके तो लाइक लिप्सा तुमने कभी जब एमसीए की प्रिपरेशन जब कर रही थी तो कभी किसी ये तुम्हें कैसे पता चला एमसीए के बारे में कि हाँ एमसीए भी होता है और अच्छी यूनिवर्सिटी से होता है तो या तुमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था या फिर अपने किसी सीनियर से तुम्हें पता चला था इसके बारे में थोड़ा बताना। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी तो एक सीनियर भैया थे, तो उन्होंने बताया था एमसीए के बारे में। तो उन्होंने ही बताया, सजेस्ट किया था आईएनपीएस के बारे में। फिर ट्विंकल अग्रवाल एक दीदी सीनियर थी एनआईटी त्रिची की, तो उन्होंने आईएनपीएस के डिटेल्स बताया था कि आईएनपीएस कोचिंग बहुत अच्छा है। तो उनसे थोड़ा सा समझ के मतलब आईएनपीएस में लिया था कोचिंग। तो लाइक जैसे कि अभी तुमने बताया कि आईएनपीएस तुमने अपने सीनियर्स से कंसल्ट करके ज्वाइन किया तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम्हें क्या लगता है कि एक एक्सटर्नल कोचिंग या एडिशनल कोचिंग ज्वाइन करने से जैसे कि आईएनपीएस तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कितना ज़्यादा तुम्हें हेल्प करता है प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में और क्या एडवांटेजेस एक एक्सटर्नल कोचिंग ज्वाइन करने से। एमसीए तो खुद प्रिपरेशन तुम कर भी सकते हो। बात यह है कि अगर तुम एक्सटर्नल कोचिंग ले लेते हो तो थोड़ा सा वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, तो कोई रहता है गाइड करने के लिए, तो एक पाथ फॉलो होता है। सबसे पहले तो पाथ फॉलो करना जरूरी होता है कि नहीं कि इधर उधर भी चले जाए। तो उसके लिए कोचिंग लेना जरूरी होता है। ओके तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा तुम्हारे जेएनयू एक्सपीरियंस के बारे में कि एकेडमिक्स कैसा है जेएनयू में और कितने साल का कोर्स होता है एमसीए कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट ईयर का कहीं पे 2 साल का कभी 3 साल का कहीं पे तो थोड़ा अपने जेएनयू के एक्सपीरियंस के बारे में बताना। बेसिकली जेएनयू में 2 साल का एमसीए है। और जो सुनने में आता है, फर्स्ट ये बोलूँगी जेएनयू के बारे में, काफ़ी सुनने में आता है कि जेएनयू में बहुत पॉलिटिक्स चलता है, प्रोटेस्ट बहुत होता है। तो बेसिकली उससे हमारा जो सेंटर है कंप्यूटर साइंस का, उसका बहुत ही अलग है। उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो हम अपने में ही रहते हैं टेक्निकल चीज़ें में। तो किसी को दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। और बाकी लाइब्रेरी वगैरह 24/7 खुला रहता है, कभी भी जाके तुम पढ़ सकते हो। और वो सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो गई। और जो हमारा सेंटर की लाइब्रेरी है, तो वो 5 बजे तक खुला रहता है। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाकी फीस की तो बहुत कम है, ना की बराबर है यहाँ पे फीस। मतलब लगभग 200 सेमेस्टर फीस लगती है। उस हिसाब से प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही लग जाती है, अच्छा प्लेसमेंट लगती है यहाँ पे भी। और लाइक टीचर्स कैसे हैं सपोर्टिव हैं या फिर मतलब टीचर्स एकेडमिक्स में। प्लेसमेंट, हाँ एकेडमिक्स में वो हेल्प कर लेते हैं। मतलब प्लेसमेंट के लिए वो थोड़ा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स को खुद ही अप्रोच करना पड़ता है। ज़्यादातर यहाँ पे टीचर्स रिसर्च के लिए बोलते हैं, मतलब प्लेसमेंट के लिए इतना नहीं बोलते हैं। तो जो प्लेसमेंट के बारे में जो भी लेना होता है, स्टूडेंट को खुद ही करना पड़ता है। ओके सो लाइक मतलब कंपनीज कॉलेज में ना आकर के आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना होता है। नहीं, ऑन कैंपस ही अप्लाई करना होता है। यहाँ पे स्पेशली प्लेसमेंट सेल नहीं होता है, बट एक होता है, स्टूडेंट खुद से एक बनाए थे कि प्लेसमेंट टीम एक बनाए हैं। उसमें एचआर कॉलिंग वगैरह जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं, फिर कंपनी यहाँ आते हैं। यानी कि ऑन कैंपस भी। ऑन ओके कैंपस ही होता है। ओके सो लाइक अब ये तुम्हारा सेकेंड ईयर होगा एमसीए का सेकेंड। तो लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम जो तुम्हारे एमसीए के ड्यूरेशन में तुमने फेस किया हो और किस तरीके से उसको ओवरकम किया एकेडमिक्स में या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम। एकेडमिक्स में
स्टार्टिंग में तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। अभी जैसे ही प्लेसमेंट का टाइम आ गया है तो क्लासेस और उसके साथ साथ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और उसके साथ प्लेसमेंट की तैयारी, थोड़ा टाइम हेक्टिक हो जाता है। तो टाइम टाइम मैनेज। थोड़ा सा, हाँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ रहा है। और तो लाइक INPS से इरेस्पेक्टिव ऑफ जो तुम्हारा कोर्स है या फिर प्रिपरेशन का जो मटेरियल है, जो यानी कि मैथ्स ज़्यादातर होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैथ्स हो गया, और उसके अलावा तुमने क्या सीखा जो कि अभी तुम्हें हेल्प कर रहा है तुम्हारे MCA को परस्यू करने के टाइम? क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद हम उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सीखने के साथ साथ बहुत सारी अदर चीजें भी सीखते हैं जो आगे जा करके हमें हेल्पफुल होती हैं। तो ऐसा क्या तुमने कुछ एक्सपीरियंस या फिर ऐसा क्या सीखा जो अभी भी तुम्हें हेल्प करता है? सबसे पहली बात तो ये है प्रेशर हैंडल करना, ये सीखा था मैंने। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होती थी जब एमसीए के लिए तैयारी कर रही थी। सीट्स लगाना, उसके बाद RD शर्मा IIT क्वेश्चन उसको याद करना, फिर मॉक टेस्ट देते रहना, सब कुछ रिवाइज करते रहना। उसका ये बेनिफिट ये हुआ, अभी जो चल रहा है टाइम के साथ उसको हैंडल करने में थोड़ा इजी हो जाता है। और सर, नितिन सर ये बताते थे कि अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो, बाकी बाद का बाद में देखा जाएगा। तो ये मैं करती हूँ कि अभी जो चल रहा है फिर उसको कंप्लीट करते जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अब थोड़े अपने स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना, यानी कि MCA एंट्रेंस एग्जाम के टाइम तुमने किस तरीके से पढ़ाई करी, कितना टाइम किसी सेक्शन को दिया था, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, ये चार तो होते ही हैं। तो किस तरीके से तुमने टाइम मैनेज किया, किसको कितना ज़्यादा वेटेज दिया है? जो क्लासेस होती थी, क्लासेस तो मैं रेगुलर करती थी। ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ तो वीडियो ऑन करके चली जाती थी। क्लासेस में रेगुलर करती थी, ऑनलाइन टेस्ट भी देती थी, और जो होमवर्क्स मिलता था तुरंत ही कंप्लीट कर देती थी। और जिस टाइम में जो पढ़ाया जाता था, जैसे कि रीजनिंग का क्लास हुआ, इतना असाइनमेंट जो भी मिलता था इतना करना है, तो उसी टाइम में कर लेती थी। और बेसिकली RD सर में मैंने इतना नहीं लगाया था। जो सीट्स मिलती थी उससे काफ़ी हद तक हो जाता था। वो काफ़ी है, अगर तुम INPS से कोचिंग ले रहे हो तो वो सीट्स मोर देन सफिशिएंट होता है मैथ्स के लिए, बाकी रीजनिंग वगैरह के लिए भी। और कंप्यूटर और इंग्लिश की बात ये है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की थी और क्लासेस करके ही हुआ था, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। और इंग्लिश का ही बस क्लासेस ही लगाया था मैंने। तो यानी कि क्लासेस में जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराते थे, जो शीट्स देते थे, सिर्फ उतना ही करते थे, और हाँ, बाकी टेस्ट वगैरह भी जो टेस्ट होते थे। वगैरह से। और IIT वाले जो 43 इयर्स का क्वेश्चन था, उसको बस लगा के याद करना था बस। तो लाइक जैसे कि अभी तुमने बताया कि तुम एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी, यानी कि तुमने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, तो अपीयरिंग थी या फिर तुमने गैप लिया था? नहीं, मेरा गैप ईयर था। ओके, तो लाइक गैप ईयर में तो एक एडवांटेज रहता है कि आपको कोचिंग और कॉलेज एक साथ आपको नहीं मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि क्या गैप को लेना, जो गैप ईयर है, तो क्या एक साल का गैप लेना बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो तुम्हारे केस में तुमने कैसे डिसाइड किया कि हाँ, मुझे गैप ईयर लेना ही है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा गैप ईयर लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, और यानी कि हमें गैप लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लेना चाहिए गैप या नहीं लेना चाहिए? तुम्हारे केस में क्या था? मैंने गैप ईयर जब लेना सोची थी तब मैंने पहले सर को कॉल किया था कि मैं गैप लेना चाहती हूँ, तो मेरा गैप ईयर है। तो सर ने बोला था, देखो तुम्हारा गैप ईयर अगर है तो तुम, ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए कि तुम कर सकते हो कि नहीं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर आता है कि गैप ईयर हो गया, 1 साल गैप हो गया, होगा कि नहीं। तो मैंने सोचा था कि नहीं, अब तो करके दिखाना ही है। फिलहाल मेरा NIT का ही प्लान था। तो फिर जब गैप ईयर लेना लिया था तो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ था। तो ये समझ के चल रही थी कि अब तो गैप ईयर ले लिया है तो करके दिखाना है बस। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, अगर तुम गैप ईयर ले भी रहे हो तो ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए कि तुम क्या करोगे। ऐसा नहीं कि तुम कोचिंग में ज्वाइन कर लिए और गैप ईयर भी हो गया है और तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं उससे।
यानी कि प्रेशर लेने की बजाय अगर हम काम करने पे ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एज कम्पेयर टू कि हम प्रेशर ही लेते रहें। हम्म। ओके, तो नेक्स्ट अगर तुम कुछ 2 या 3 फीचर्स आईएमपीएस क्लासेस के बारे में बताना चाहो जो कि तुम्हारे अभी के जो एकेडमिक्स हैं यानी कि थ्रू आउट योर परसुइंग ऑफ एमसीए जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ 2 या 3 फीचर्स जो कि तुमने आईएमपीएस क्लासेस से सीखे हैं। जो क्वेश्चन लगाते टाइम आईएनपीएस क्लासेस में जो सीट्स मिलती थी, जैसे 3 एक्सरसाइज होती थी। फर्स्ट वाला बेसिक था और सेकंड एक्सरसाइज मीडियम लेवल का था जो उसमें सोच डेवलप करने का था, और थर्ड वाला थोड़ा एडवांस लेवल का होता था। तो सर ये बताते थे कि क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कि जो मिल रहा है क्वेश्चन उसको सोचो अच्छे, सॉरी क्वेश्चन के पीछे, सॉरी आंसर के पीछे मत भागो। जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसको अच्छे से देखो समझो करते जाओ। तो ये बेसिकली अभी हेल्प कर रहा है कोडिंग के जर्नी में। जैसे ही कोडिंग का क्वेश्चन बेसिकली होता नहीं है, देख के दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर अच्छे से समझ समझ के करने में थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है उससे। थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग तो बन गया है उससे, जो आईएनपीएस क्लासेस में हेल्प हुआ है लेने के बाद। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी कुछ सीखा होगा बिकॉज टाइम उस मैनेजमेंट, ड्यूरेशन में। प्रेशर हैंडल और लॉजिक बिल्डिंग अच्छा हुआ है। तो अब बात करते हैं तुम्हारे करियर एस्पिरेशंस के बारे में कि अब जब तुम कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में आ गई हो तो आगे क्या तुम्हारा गोल है कंप्यूटर साइंस फील्ड, और लाइक किस पर्टिकुलर जॉब रोल को तुम टारगेट कर रही हो। अभी तो फिलहाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सोचा है कि थोड़ा अच्छे से उसको जाना है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके कोई अच्छे जगह पे प्लेस्ड होना है। प्लेसमेंट्स तो मेरे हिसाब से चल ही रहे होंगे। हाँ, प्लेसमेंट चल रहा है। तो जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, अब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आना चाह रहा है, आ रहा है मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए तुम क्या बताना चाहोगी कि हाँ मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से एकेडमिक्स को हैंडल करना चाहिए, या फिर एक्सटर्नल कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जो कि तुम्हारे प्लेसमेंट के टाइम तक आते आते तुम्हें हेल्प करे। जैसे कि तुम एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, ऐसे तुम्हारे क्लास में भी होंगे क्लासमेट तुम्हारे। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने क्या फील किया कि उन लोगों को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड भी नहीं होते हैं तो वो लोग कर नहीं पाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आते आते वो लोग सारे सेम लेवल पे ही आ जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो एकेडमिक्स के साथ साथ भी अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब अपना लॉजिक क्लियर करते जाना है, जैसे सारे बेसिक्स होते हैं। तो स्टार्टिंग से दोनों चीज़ों को एक साथ ही मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस कोडिंग ही करते रहो, क्योंकि बाद में कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो जाता है कि अपना कोडिंग प्रोफाइल तो सही रहता है, फिर अपना जो सीजीपीए मेंटेन नहीं होता है, उससे भी कंपनी में बैठने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दोनों को एक साथ साथ में लेना चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी होते हैं तो भी उनका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाता है आगे जाते हुए। तो लाइक तुम्हारे एक्सपीरियंस और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटर्नल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि आईएमपीएस क्लासेस, किस तरीके से एमसीए एस्पिरेंट्स को हेल्प करते हैं उनके डिजायर्ड कॉलेज को पाने के लिए, किस तरीके से वो हेल्पफुल रहते हैं। कोचिंग लेने से ये होता है कि एक पर्टिकुलर वही चीज बार बार वो एक एक तो पहले एक गाइड मिल जाता है, तुम्हें पाथ दिखाते हैं कि इसी रास्ते में चलना है आपको। तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होना भी थोड़ा ज़रूरी होता है कि क्योंकि अभी जितना हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपटीशन बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो फिर वो मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सटर्नल कोचिंग लेना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी ले रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कंसिस्टेंट रह सकते हो उसमें। कितना डिसिप्लिन अपने हाँ, सेल्फ से डिसिप्लिन रह मेंटेन कर सका, सकते हो। हाँ। लाइक तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम आईएमपीएस क्लासेस अदर एमसीए एस्पिरेंट को रिकमेंड करना चाहोगी।
और अगर हाँ तो क्यों? और कैसे मैं तुम्हें लगता है कि INPS क्लासेस डिफरेंट है और हेल्पफुल है MCA एस्पिरेंट्स को? मैं तो बोलना चाहूँगी मेरे हिसाब से आईएनपीएस बेस्ट है। और पढ़ाई के मामले में तो बहुत अच्छा है, और बाकी चीज़ें भी जैसे कि अदर इश्यूज जो होता था कि मुझे कोई रिसोर्स मिल नहीं पाती थी, तो पारुल मैम अपने हैंड से बहुत हेल्प करी थी मुझे। और नितिन सर भी, मतलब जैसे बीच बीच में ऐसा होता था कि मोरल डाउन हो जाता था तो सर को मैसेज करके कॉल पे भी बात हो जाती थी, सर बहुत समझाते थे तो उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता था। ऐसा फील नहीं होता था कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को, अगर तुम्हें आईएनपीएस के बारे में अगर सोच भी रहे हो तो ले सकते हो आईएनपीएस क्लासेस। एंड लाइक एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है डाउट्स का, कि जैसे बच्चे अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो डाउट्स कैसे क्लियर करें वो, तो इसके लिए क्या रहता था एनपीएस क्लासेस में? लाइक अगर जैसे तुम ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तुम्हारे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे तुम सर को सीधा अप्रोच करती थी, या फिर किस तरीके से तुम्हारे डाउट क्लियर करते थे? लाइव क्लासेस जो होती थी उसमें चैट का ऑप्शन रहता था, और उसमें अपना क्वेश्चन जो भी डाउट होता था वो पूछ सकते थे। और सर बहुत अच्छे से समझाते थे, अब फिर भी अगर समझ में नहीं आता था सर बार बार उसको समझाते थे जब तक समझ में नहीं आता था। कि मतलब तुम लाइव क्लासेस में डायरेक्टली सर से ही क्वेश्चन कर सकते हो, हाँ, मतलब बट डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट क्लास में ही डायरेक्ट चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो माइक ऑन करके भी बोलने का अच्छा, भी माइक ऑप्शन ऑन। रहता है, हम बोलने का ऑप्शन रहता था। एक्चुअली वही मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था कि चैट में इतना लंबा क्वेश्चन मैथ्स का अगर कुछ टाइप करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, नहीं, जो तो क्या? सीट्स मिलती थी ना तो सर हम्म। ऐसे बोलते थे कि 1 to 100 क्वेश्चन ऐसा करना है, तो फिर हम्म। सर पूछते थे अगली क्लास में कि किसमें किसको डाउट है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, तो बच्चे अपना क्वेश्चन एक एक करके लिखते थे। और फिर सर एक एक करके उसको डिक्टेट करते थे। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से सर समझाते थे। फिर भी नहीं आता है तो माइक ऑन करने के बोलने का ऑप्शन भी देते थे। तो इस सब मामले में मतलब आईएनपीएस बहुत अच्छा है। डाउट डाउट सॉल्विंग में सॉल्विंग बहुत में, अच्छा है। हाँ, ऐसा कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आज आती थी। सच रहता नहीं था। ठीक है। तो जाते जाते जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं और जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया, उनके लिए कोई एक स्मॉल मैसेज? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल डिसिप्लिन होके सर के बात सुनना है, सर जो बोलते हैं आंखें बंद करके मानते जाना है, फिर एनआईटी तुम क्रैक कर सकते हो। मतलब सीधे सर को फॉलो करना है, बस हाँ। उतना ही है? हाँ। और ऑनलाइन स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, हाँ, क्योंकि बिकॉज ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। गाइडेंस तुम्हें पूरी मिलेगी, डाउट्स तुम्हारे सॉल्व होंगे, बट डिसिप्लिन तुम्हें खुद से खुद ही मेंटेन करना खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी आईएनपीएस तो अपने तरफ से फुल कोशिश करता है कि स्टूडेंट को हेल्प करने में, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। बाकी स्टूडेंट को अपने तरफ से एफर्ट मानना है। पड़ेगा। So that's all, guys, and thanks a lot, Lipsa, for sharing your experience and guiding the upcoming aspirants for MCA. And I wish a great future for you. And that's all. Thank you. थैंक यू।